दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज हम लोग चला रहे थे उसके दो वीडियोस हो चुके थे। 2013 से 24 तक के पीवाईक्यूज हमें कवर करने हैं और एक साल के पीवाईक्यू को हम 4 पार्ट में कवर करेंगे, यानी कि 25-25 क्वेश्चंस। तो 2013 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुका था, यहाँ तक हो चुका था। पार्ट 2 में 50 तक हो चुका था। ये सारे क्वेश्चन जो फोटोकेमिकल स्मॉग से रिलेटेड क्वेश्चन था और ये मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन था। आज हमें 51 से क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है। लेकिन उसके पहले आप ये नीचे लाइन देखिए, नीचे चलती हुई लाइन दिख रही है ना, अ कैट दैट ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ लायन मस्ट लूज इट्स एपेटाइट फॉर रैट्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब बस इतना सा हुआ कि कोई बिल्ली जो शेर बनना चाहती है उसे अपने चूहे खाने की आदत छोड़नी पड़ेगी। कहने का सामान्य शब्दों में अर्थ यही है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं या आपके एम्बिशंस बड़े हैं तो आपको अपनी बहुत सी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुरानी आदतें खराब हैं या वो डाउनग्रेड लेवल की हैं। इसका मतलब बस इतना सही है कि कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो बिल्ली को अगर शेर बनना है तो उसे चूहे खाने की आदत छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आप इसको कैसे समझते हैं, इसके बारे में सोचिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहरहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 51 है, पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। अब आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में, संसद में, संसद की कार्यवाही के लिए बहुत सारी समितियां होती हैं, बहुत सारी कमेटीज होती हैं और उसी में से एक होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये थीम कौन सा है, ठीक है। थीम की बात हम लोग बार बार करते हैं। आगे मैं देखता हूं, ब्लैंक पेज होगा। हाँ, ये थीम। थीम क्या है? ये थीम है वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। और टॉपिक क्या है? लॉ मेकिंग, है ना। लॉ मेकिंग एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है। ये ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि ये जो थीम है वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, इसके अंदर एक टॉपिक लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यूपीएससी इस थीम पे, इस टॉपिक पे हर बार क्वेश्चन पूछती है। तो अगर आप 2025 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, ये टॉपिक आपने तैयार कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तैयार किया है तो मिस मत कीजिएगा, अभी भी ठीक ठाक समय बाकी है, इसको तैयार कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, ठीक है। यही हिंदी में क्या लिखा है कि लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 25 सदस्य होते हैं लोकसभा के, ठीक है। छोड़ देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। इट स्क्रूटनाइजेस अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो, यहां पे ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है और 3 है, ये जेनरिक स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर थोड़ी सी तैयारी कर रखी है तो ये अंदाजा लग जाएगा कि पब्लिक अकाउंट्स जो कमेटी होती है उसका काम यही होता है कि जो लेखा जोखा रखना है, हिसाब किताब है, फाइनेंस का, बजट का, इन सारी चीजों पे निगरानी रखती है। तो ये तो दोनों बहुत जनरल स्टेटमेंट हो गए 2 एंड 3, ठीक है। लेकिन जो ये 1 है ना, इसमें फैक्ट्स है 25 मेंबर्स। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इस तरह का जब कहीं पे कोई फैक्ट हो तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 एंड 3 ओनली। अब इसमें क्या ध्यान रखना है हमें? ये तो हो गया आंसर, 2 एंड 3 ओनली। बट एक्चुअल में ये जो कमेटी होती है इसमें टोटल होते हैं 22 मेंबर, ठीक है। कितने मेंबर होते हैं? 22। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 25 मेंबर्स फ्रॉम दी लोकसभा। लोकसभा के ही 25 सदस्य नहीं, इसमें तो टोटल 22 होते हैं। लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 होते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब इसको मैं साफ कर देता हूं, पढ़ लीजिए आप अगर पढ़ना चाहें तो, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इसमें 25 सदस्य नहीं होते हैं लोकसभा के, इसमें टोटल सदस्य ही 22 होते हैं, जिसमें से लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट। भक्ति संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 भक्ति संतों के नाम दिए हैं, दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। क्या है इसमें?
Which among the above was या were preaching when Lodi dynasty fell and Babur took over? अब देखो ये क्या है ना, इसमें आपसे बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के नॉलेज की मांग रखी जाती है। ऐसा मतलब एग्जामिनर अज्यूम करके चल रहा है, ऐसा आपसे एक्सपेक्ट करके रख रहा है कि आपके पास कई सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, यही हिंदी में है। मैं एक में पढ़ता हूं, चाहे हिंदी में पढ़ लूंगा चाहे इंग्लिश में पढ़ लूंगा, आपका जो भी मीडियम हो। अगर आप हिंदी में सहज हो तो हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में सहज हो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर मैं दोनों पढ़ूंगा तो फिर इस वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। वैसे भी अपनी वीडियोस 2-2 घंटे के आसपास की हो जाती हैं और अब इतनी लंबी वीडियोस देखना तो कोई पसंद नहीं करता है। बहरहाल वापस आते हैं क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एवर प्रीचिंग? देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये है ना, यहाँ एग्जामिनर बस ये पूछना चाहता है कि जब बाबर आया तो उस समय यहाँ पे कौन कौन से लोग थे जो प्रीच कर रहे थे। एक इसी टाइप का क्वेश्चन जो यूपीएससी अक्सर पूछती है, वर्ड यूज करती है कंटेम्प्रोरी। ठीक है, कंटेम्प्रोरी का मतलब क्या होता है? समकालीन। ठीक है, ये समकालीन, यहां पे ये वर्ड यूज नहीं किया गया है, लेकिन सेंस यहां पे यही है। अब देखो यहां पे आपको किन किन फैक्ट्स के इंफॉर्मेशन की एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहले तो ये कि बाबर कब आया। बाबर आया 1526 में आया। यहाँ पे मैं 1556 गलत लिख रहा था, 1526। ठीक है, दरअसल पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ 1556 में हुआ, 1526 में हुआ, और जो दूसरा युद्ध हुआ वो 1556 में हुआ। ठीक है, अब 1526 में बाबर आया और उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो यहां पे क्या हुआ? लोदी डिनेस्टी या लोदी वंश का पतन हुआ और बाबर आया। तो हमें यहां से क्या पूछा जा रहा है कि जब बाबर आया उस समय इनमें से कौन कौन थे जो प्रीच कर रहे थे। अब आपको इनका ना समय पता होना जरूरी है। जैसे कि देखो गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ वो हुआ 1469 में। ठीक है, 1469 में जब जन्म हुआ, यानी कि जब बाबर आया तो इनकी उम्र कितनी रही होगी? गुरु नानक देव जी की 31 और 26, तो 26 और 30 जोड़ दीजिए भाई, कितना हो गया? 31 और 26, ये लो 57 साल, यानी कि लगभग 57 साल के आसपास की गुरु नानक देव जी की उम्र रही होगी। तो उस समय ये प्रीचिंग तो कर रहे थे, मतलब तब तक तो ये उपदेश देना शुरू कर चुके थे। ठीक है, अब ऊपर क्या है? दादू दयाल। दादू दयाल का जो जन्म है वो होता है 1544 में। ठीक है, 1544 से लेकर के 1603 तक। अब आपके मन में यह आ सकता है कि भाई अगर इन्होंने बहुत कम उम्र में प्रीचिंग शुरू कर दी होगी तो पता चला कि 10-12 साल की उम्र में रहे हों तो बाबर के टाइम पे कभी मिलना जुलना हो गया। नहीं हुआ होगा, क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1526 में बाबर आता है हिंदुस्तान में, पानीपत की पहली लड़ाई होती है और 1530 में बाबर की मौत हो जाती है। तो अब ये अज्यूम कर, तो दादू दयाल का तो पीरियड ही उसके बाद शुरू हुआ, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब आता है त्यागराज। त्यागराज इनका जन्म, इनका जो फेज है, ड्यूरेशन है, वो 1767 से लेकर के 1847 तक। तो ये तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं हिंदी वाले में। दादू दयाल एलिमिनेट हो गए, त्यागराज एलिमिनेट हो गए, बचे कौन? गुरु नानक देव। अब इसके साथ में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे देता हूं कि गुरु नानक देव ना सिर्फ उस समय प्रीच कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, बल्कि एक बार इनका बाबर से मिलना भी हुआ था, यानी बाबर इनसे एक बार मिला था। दादू दयाल ये अहमदाबाद में पैदा हुए थे, गुजरात के एरिया में, मतलब अहमदाबाद के आसपास के एरिया में, और इनका जो काम धाम हुआ वो मोस्टली राजस्थान के इलाकों में इन्होंने प्रीचिंग की। त्यागराज ये साउथ इंडिया के फेमस पर्सन थे और कार्नाटिक म्यूजिक को, ठीक है, कार्नाटिक म्यूजिक को इनका बड़ा योगदान था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कार्नाटिक म्यूजिक को इनका बड़ा योगदान था। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ? 2 ओनली। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, और जो फैक्ट्स हैं उन्हें आप देख लीजिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। ये सारी चीजें अगले बार एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। यूपीएससी की टेंडेंसी है पुराने क्वेश्चंस के ऑप्शंस को उठा करके क्वेश्चन पूछ लेता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ठीक है, देखिए 53 क्या है? साइंस का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। विद रेफरेंस टू द फूड चेन, खाद्य श्रृंखला पे सवाल है। खाद्य श्रृंखला, इकोसिस्टम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज या आर नोन एज द डिकम्पोजर। डिकम्पोजर किसे बोलते हैं? पढ़ लीजिए, हिंदी में ये लिखा हुआ है। अपघटक जीव किसे कहते हैं? ठीक है, वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। एक जनरल टेंडेंसी ये होती है ना स्टूडेंट्स में कि जब वो साइंस का क्वेश्चन देखते हैं तो वो ऑल ऑफ द अबव मार देते हैं, बट यहाँ पे आपको ऑल ऑफ द अबव नहीं मारना है, क्योंकि डी सही आंसर नहीं है।
ठीक है, क्या करना है देखो, एक तो ये है कि भाई अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन टफ लगे, एक्चुअल में ये टफ है भी, ठीक है। तो टफ है तो अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर आपने साइंस की पढ़ाई ठीक से कर ली है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी की पढ़ाई ठीक से कर ली है, तो आप यहां से वन को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, वायरस नहीं होगा, फंजाई एंड बैक्टीरिया यही दोनों डिकम्पोजर होते हैं, और इस तरह से आपके पास आंसर बच जाता है 2 and 3 ओनली। मैं समझ सकता हूं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने विज्ञान की पढ़ाई नहीं की है, मानविकी या कॉमर्स वगैरह के विषयों में पढ़ाई की है, उन्हें ये क्वेश्चन टफ लगेगा, ठीक है। तो अब उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ये है कि भाई अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आईएएस बनना है, तो आपको बहुत सारे विषयों की पढ़ाई करनी होगी, जो आपने स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी उसकी भी पढ़ाई करनी होगी। कम से कम यह है कि 12th लेवल तक की साइंस तो आपको ठीक से पढ़नी चाहिए, और साइंस की किताबें आप पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट की किताबें पढ़ेंगे, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे जो वायरस है, वायरस एक डिकम्पोजर नहीं है, लेकिन फंजाई और बैक्टीरिया, जिनको हिंदी में कवक और जीवाणु बोलते हैं, ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। और हिंदी में आप पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, जिसमें आप सहज हो पढ़ लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। अगर आपको लगे कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या आप जो YouTube में ऑप्शन होता है 1 के बजाय आप इसको 0.75 पे भी प्ले कर सकते हैं। बहरहाल मेरी कोशिश है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा या बहुत कम ना हो, ठीक है। 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, उसी हिसाब से थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, ठीक है। 54 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स। दुनिया के जो सबसे अच्छे मछली के क्षेत्र हैं, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र, वो कहाँ पाए जाते हैं। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं रुक जाता हूं, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप खुद से पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। हाँ, ठीक है, पढ़ लिया। अब देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट्स मीट रिवर ड्रेन्स आउट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द सी। वार्म एंड कोल्ड ओशियानिक करंट्स मीट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अंडुलेटिंग, ठीक है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन पता है, वैसे ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो भी ज्योग्राफी की बेसिक तैयारी कर लेंगे और जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। उनके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा पहले एक डायग्राम दिखा देता हूं, उसके बाद आपको ट्रिक्स दिखाता हूं, ठीक है। देखिए, ये देखिए ओशियन करंट्स, ठीक है। ये समुद्र है, ये जो ब्लू आपको दिख रहा है नीला नीला, ये समुद्र है, और बाकी जो इलाका है ये पूरा जमीन है, ठीक है। अब जो समुद्र है ना, इसमें करंट चलती है, यानी कि धाराएं बहती हैं, बहुत सी धाराएं, उसमें से कुछ गर्म धाराएं होती हैं, कुछ ठंडी धाराएं होती हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो रेड कलर में दिख रही है ना, ये रेड, ये सारी जो रेड कलर वाली हैं, ये वार्म करंट्स हैं। वार्म करंट्स मतलब ये गर्म धाराएं हैं, और जो ब्लू में है, डार्क ब्लू में, ये कोल्ड करंट्स हैं, यानी कि ठंडी धाराएं। जहां पे भी ना ये वार्म और कोल्ड मिलती हैं, यहाँ पे फिशिंग के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड मिलता है, ठीक है। कहीं पे आपको मिलती हुई दिख रही है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। इसी तरह से जब आप इधर आते हैं जापान के आसपास, इस वाले एरिया में वार्म और कोल्ड करंट मिलती है। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पे फिशिंग के लिए या मछली पालन के लिए बहुत अच्छी स्थिति तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा गया कि फिशिंग ग्राउंड सबसे अच्छे कहाँ होते हैं। अब देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी पता है तो आप एक लॉजिक ये लगा सकते हो कि 2 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। जैसे ये देखो, वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट्स मीट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, वार्म एंड कोल्ड ओशियानिक करंट्स मीट। अगर आपको नहीं भी पता है तो ये मान के चलो कि सही आंसर ए और सी में से ही कोई होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। तो आराम से आप बी को हटा दीजिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, अब ठीक है। आप यहां से डी को हटा दीजिए और बी को हटा दीजिए। अगर नहीं भी पता है तो बी और डी को हटा दीजिए, ठीक है। वैसे ये इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई ट्रिक या लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन इन केस आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे, बी और जी को हटा दीजिए। अब आता है वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट, वार्म एंड कोल्ड ओशियानिक करंट। अब भाई एटमॉस्फेरिक करंट, अब मछली का पालन हवा में थोड़ी करोगे, मछली का पालन तो समुद्र में ही होगा, नदी में ही होगा। तो ये देखो कि यहाँ पे ओशियानिक करंट की बात हो रही है, मछली पालन की बात हो रही है, मतलब ओशियानिक करंट की बात। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, सी। 54 का आंसर सी हो गया, ठीक है। एक बार देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके ऑप्शंस को सारे पढ़ लीजिए, और ये मैप अगर आप देखना चाहें इसको देख लीजिए। वैसे आपकी जो भी एनसीईआरटी की किताबें होंगी, या जो भी आपके कोचिंग वगैरह के नोट्स होंगे, या जो भी आपने नोट्स जहां से पढ़ाई की होगी ज्योग्राफी की, वहां पे ये चीजें मिल जाएंगी। ये कोई अद्भुत चीज नहीं है, ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। ठीक है, देखिए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का ये क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूं आपको। ठीक है, पढ़ लिया। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, जो विषुवतीय वन होते हैं उनके बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और ये पूछा है कि इसमें से कौन से सही हैं। ठीक है, 3 फीचर्स, 3 विशेषताएं दी हुई हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की और ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सही है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले स्टेटमेंट्स आप पढ़ लीजिए पॉज करके, फिर हम अभी आएंगे सॉल्व करने पे। बट उसके पहले मैं आपको ये कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये होता है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर मतलब ये विषुवत रेखा, हिंदी में जिसे बोलते हैं, ये 0 डिग्री। इसके ऊपर और इसके नीचे इस वाले एरिया में जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इन्हीं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में सवाल पूछा गया। अच्छा, किसी भी एरिया में जो फॉरेस्ट या जो जंगल बनता है, जो पेड़ पौधे उपजते हैं, बनते हैं, उनमें उनकी जो विशेषताएं होंगी, उनकी जो क्वालिटीज होंगी, फीचर्स होंगे, वो कैसे डिसाइड होंगे, कैसे पता चलेगा कि वो किस टाइप के होंगे। उसके लिए आपको ये इमेज देखनी होगी। ठीक है, ये देखिए, अब हमने इक्वेटर की बात की थी, इक्वेटर 0 डिग्री, ये वाला देखिए आप। ठीक है, यहां पे ये इक्वेटर है। ठीक है, यहां पे जो सूर्य की किरणें हैं, ठीक है, सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, अब सूरज अगर यहां है तो सूर्य की जो रोशनी आ रही है उसमें एक एंगल बन जाता है, इंक्लिनेशन हो जाता है। इंक्लिनेशन होने की वजह से क्या होता है, इसी तरह से नीचे जब आते हैं तो यहां पे भी एक इंक्लिनेशन हो जाता है, यानी कि इक्वेटर पे रोशनी ऐसे सीधे आती है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो रोशनी ऐसे हो जाती है ना, ऐसे थोड़ा सा उसमें इंक्लिनेशन आ जाता है। उसकी वजह से जो सूर्य की रोशनी की प्रचंडता है, जो इंटेंसिटी है, वो कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी। ये वाला जो एरिया है, यहाँ गर्मी ज्यादा होगी और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे यहाँ पे गर्मी कम होगी। तो इस गर्मी की वजह से वहां के वातावरण का, वहां के तापमान जो ऊपर होंगे और नीचे होंगे उससे अलग होगा। और फिर उस वजह से क्या होगा, वहां पे इस किस्म के जंगल बनते हैं। अभी इन जंगलों को आप देखिए कितने लंबे लंबे घने पेड़ हैं। ठीक है, और ये इमेजेस में देख के शायद नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही घने होते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया आपने कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर ये वाला एरिया होता है। ठीक है, ये हमने देखा दिया आपको कि यहाँ पे इक्वेटर पे जो सूर्य की रोशनी है वो किस तरह से आती है, और इस वजह से यहाँ पे जो जंगल होते हैं ये इस तरह के होते हैं। अब आते हैं दोबारा से क्वेश्चन पे। ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ टॉल, लंबे, क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस कैनोपी। ठीक है, यहां देखिए, यहाँ पे पेड़ ऐसे ही है ना, टॉल और कंटिन्यूअस है, इनके बीच में गैप बहुत कम है। ये आपको देखने से शायद अंदाजा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बहुत लंबे होते हैं। और ये कैनोपी, जो ऊपर का कवर होता है ना, ये जो ऐसा टाइप का बना लेते हैं, इसी को कैनोपी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट नंबर 1 तो हो गया सही, है ना, स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो गया। कोएग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, हाँ, इस एरिया में इस तरह के जो जंगल होते हैं उसमें बहुत सारे स्पीसीज, बहुत सी जातियां एक साथ जानवरों की रहती हैं, पेड़ पौधों की भी और जानवरों की भी। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैरायटीज ऑफ एपिफाइटिस। अब एपिफाइटिस क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। एपिफाइटिस दरअसल वो पेड़ होते हैं, वो प्लांट्स जो किसी और प्लांट पे उग जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाए बिना। एपिफाइटिस क्या होते हैं, वो पौधे जो किसी और पौधे पे उग जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाए बिना। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे इमेजेस में देखिए, ये जो बगल वाली है ना, ये एक पेड़ है और इसी पेड़ पर ये दूसरे छोटा सा पेड़ उग गया। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाला, यहाँ पे ऐसे एपिफाइटिस बहुत सारे पाए जाते हैं, यानी कि एक ही पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, चौथा पेड़ इस तरह से उग जाएगा और ये इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ध्यान देना, ये इन्वेजिव स्पीसीज नहीं होते हैं। जब इन्वायरमेंट आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है इन्वेजिव स्पीसीज का। ठीक है, ये इन्वेजिव स्पीसीज नहीं है, ये प्लांट्स इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो 55 का आंसर क्या हो गया, डी। 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही है, डी हो गया राइट आंसर। अब आप ये इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए, जिसमें आप सहज हो देख लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स कैपिटल अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत लेखा की
रचना करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको घुमा देता हूँ, ठीक है। फॉरेन लोन्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट रेमिटेंस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब देखो, अगर आप पेयर देखोगे ना तो 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 1 3 4, इसी तरह से हिंदी में दिया है। और यहाँ पे स्टेटमेंट्स कितने दिए हुए हैं? 4। यानी कि इसमें से कोई एक ऐसा है जो कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि उसमें एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरीके का, एक तो हम बनाते हैं करंट अकाउंट और दूसरा बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे यही पूछा गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये जो कैपिटल अकाउंट होता है इसके अंदर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं इसमें से कौन कौन सी चीजें आती हैं। वैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। मैं एक चीज पे बार बार एम्फोसाइज करता हूं कि इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको आप रट के ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, फंडा क्लियर है, तो फिर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी बड़े मजे में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। वैसे कॉन्सेप्ट की जरूरत हर जगह पड़ती है, लेकिन यह है कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में खास तौर पे। अब देखो, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, ये करंट अकाउंट हो गया और कैपिटल अकाउंट हो गया, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो कैपिटल अकाउंट की 3 पार्ट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग और एक्सटर्नल असिस्टेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या हो जाता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एफडीआई, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, एफआईआईज, ऑफशोर फंड्स, ये चीजें। इसी तरह से एक्सटर्नल में एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग और शॉर्ट टर्म डेट, और एक्सटर्नल असिस्टेंट में गवर्नमेंट एड, इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन्स। ये कैपिटल अकाउंट के बारे में हो गया। इस वाले को भी आप देख लीजिए, इसमें भी मोर और लेस वही है। देखिए, बारोइंग्स एंड लेंडिंग, ठीक है, बारोइंग्स एंड लेंडिंग्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, और चेंज इन फॉरेन रिजर्व, ठीक है। चेंज इन फॉरेन रिजर्व की बात यहां पे हुई है। कहा गया? रेमिटेंस वाला सेगमेंट, हाँ, ऑफशोर फंड्स, ठीक है, ये वाली चीज, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, रेमिटेंस, हाँ, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, ठीक है, ये हो गया कैपिटल अकाउंट के 3 पार्ट्स, बारोइंग्स एंड अर्निंग्स, लेंडिंग, चेंज इन फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब आ जाते हैं इस पे, ठीक है। फॉरेन लोन्स, देखिए कहां गया भाई, फॉरेन लोन्स, ठीक है। फॉरेन लोन्स हम लोगों ने देखा था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें था। और क्या था? प्राइवेट रेमिटेंस था, प्राइवेट रेमिटेंस नहीं था। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था, हाँ, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था। देखो, आपको जो रेमिटेंस वाली चीज है वो कहां पे दिख रही है? इसमें कहीं दिख रही है रेमिटेंस? रेमिटेंस इसमें तो कहीं नहीं दिख रही है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप देखिए कहीं आपको इसमें रेमिटेंस दिख रहा है? देखो, एफडीआई तो दिख रही है। यहां पे क्या था? फॉरेन लोन्स, हाँ, फॉरेन लोन्स, ये जो एक्सटर्नल बोरोइंग की बात हो रही है, बोरोइंग और असिस्टेंस, ये बोरोइंग तो हो गया, एक्सटर्नल बोरोइंग की तो यहां बात हुई है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की बात तो यहां हुई है, ठीक है। प्राइवेट रेमिटेंस की कहीं बात हुई है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात तो हुई है, हाँ, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात तो हुई ही है भाई, ये देखिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। लेकिन क्या कहीं पे आपको इसमें प्राइवेट रेमिटेंस दिख रहा है? तो प्राइवेट रेमिटेंस तो हो गया है गलत, तो जहां पे भी 3 है उसको हटा दीजिए। ये गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, और बी इज द राइट आंसर हो गया। 56 में सही आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं, कई बार आते हैं। तो ये है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी तरह से ये भी है, ठीक है, ये दोनों है। हालांकि आपके जो भी नोट्स होंगे, जहां से भी आपने पढ़ाई की होगी, उसमें ये सारी चीजें कवर की गई होंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कल्चर का, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। अजंता केव्स, लिपाक्षी टेम्पल और सांची स्तूप। Which of the above places is या आर known for मुराल पेंटिंग, ठीक है। ये 3 जगहों के नाम दिए हुए हैं। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? मुराल पेंटिंग को हिंदी में बोलते हैं भित्ति चित्रकला। ये आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है।
अब मुराल पेंटिंग क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आ जाए कि मुराल पेंटिंग क्या होता है, तो फिर ये क्वेश्चंस में से एलिमिनेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखो, मुराल पेंटिंग वो होती है ना जो दीवालों पे पेंटिंग की जाती है, जैसे ये दीवालों पे की गई पेंटिंग है, ठीक है, ये इसे मुराल पेंटिंग बोलते हैं। इसी तरह से ये देखिए, ये दीवाल पे की गई पेंटिंग है, इसे भी मुराल पेंटिंग बोलते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जो अजंता केव्स हैं, अजंता केव्स कहाँ पे हैं, अजंता केव्स हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। अजंता केव्स कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। मैं यही साइड में लिख दूं, इधर लिख देता हूं ना, ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जिला है औरंगाबाद, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। लेपाक्षी मंदिर कहां पे है, लेपाक्षी मंदिर है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सांची स्तूप कहां है, सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में, सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में। और ये क्या था, महाराष्ट्र, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है, और ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के औरंगा जिले में है अजंता की गुफाएं। अब यहां पूछा क्या है कि इन तीनों में से कौन सी ऐसी जगह है जो मुराल पेंटिंग यानी कि भित्ति चित्रकला के लिए फेमस है। अब देखो, अगर आपने ठीक से पढ़ा है, मैं ठीक से पढ़ा है बार बार इसलिए बोल देता हूं, ठीक से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ याद ही होगा, कि आपने चीजों को समझा है, बस टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ा है। तो आपको अजंता केव्स के बारे में पता होगा कि वो जो गुफाएं होती थी, गुफाओं में लोग दीवालों पे चित्र बनाते थे, जो आदिम व्यक्ति होते थे वो गुफाओं पे चित्र बनाते थे, ठीक है। तो अजंता केव्स जो है, अजंता की जो गुफाएं हैं, इस बात की संभावना है कि वहां पे मुराल पेंटिंग हो। लिपाक्षी टेम्पल, जो मंदिर होते थे ना, मंदिरों की दीवालों पे भी इस तरह के भित्ति चित्र बनाए जाते थे। तो अब जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अजंता केव्स में जाकर के, अजंता की गुफाओं में जाकर के देखा हो कि वहां पे भित्ति चित्र बने हैं कि नहीं बने। ये एक कॉमन सेंस वाली चीज है कि अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गुफाएं होती थी उसमें जो आदिमानव रहते थे, वो गुफा की दीवारों पे चित्र तो बनाते थे। अजंता और एलोरा दोनों की गुफाएं इसीलिए फेमस हैं। लिपाक्षी मंदिर, हाँ, मंदिर की दीवारों पे भी बनाए जाते थे। लेकिन अगर आपने स्तूप चाहो, स्तूप को लेकर के आपके मन में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपने इमेज तो देखी ही होगी ना, ठीक है। ये मुराल पेंटिंग होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप ये स्तूप देखो, ठीक है, इसी तरह से स्तूप बनाए जाते हैं। ये क्या है, ये रेलिंग्स है, ये गेट है, ये चारों तरफ इसके रेलिंग होती है, ये गेट है, और ये क्या है, ये गुंबद है। आपको लग सकता है कि यहाँ पे भी भित्ति चित्र बनाए गए होंगे, लेकिन दरअसल जो ये स्तूप होते हैं ना, इसमें भित्ति चित्र नहीं होते हैं, बल्कि इस तरह से ये बनाया जाता है, उत्खनन किया जाता है, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, आपको ये जो गेट्स है ना, ये जो गेट्स हैं, ये गेट है अंदर घुसने के लिए, ऐसे चार होते हैं, एक ये है, एक ये है, एक यहां आपको दिखाई दे रहा होगा इस साइड में, और एक इसके पीछे होगा जो इस इमेज में नहीं दिख रहा। इन गेट पे या इसकी दीवालों पे ये जो रेलिंग्स हैं, इस पे इस तरह की नक्काशी की जाती है, ठीक है। ये देखो, ये एक है चित्र, ये दूसरा चित्र है। ये जो सारी चीजें होती हैं ये स्तूप पे होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मुराल पेंटिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो स्तूप जो है ना, सांची का स्तूप ही नहीं, कोई भी स्तूप हो, वहां पे आपको मुराल पेंटिंग नहीं मिलेगी। तो आप 3 हटा दीजिए, ठीक है। बचता क्या है, बी 1 और 2 ओनली। नन तो हटा ही दीजिए, क्योंकि अगर अजंता केव्स और लेपाक्षी टेम्पल में से इनमें मुराल पेंटिंग मिलती है तो नन तो हटा दीजिए, 1 हटा दीजिए, बचा क्या, 57 का आंसर हो गया बी 1 और 2 ओनली। वैसे ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो टाइम, मतलब ऐसा नहीं हो कि पेज गिनने के लिए या घंटे गिनने के लिए पढ़ाई करें। जब इस तरह की चीजें दिखें आपको, तो आपके बुक में, आपके नोट्स में जहां इमेजेस वगैरह हों, उनको ध्यान से देखिए। और अगर नहीं समझ में आता है तो गूगल वगैरह की हेल्प लीजिए, यूट्यूब की हेल्प लीजिए, और अपने नॉलेज के लेवल को थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखिए, स्ट्रांग रखिए, बेसिक्स को स्ट्रांग रखिए, तब इस तरह के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, ठीक है। ये इमेजेस आप देख लीजिए, मैं पॉज करके देख लीजिए। ये मुराल पेंटिंग होती है, ये भी मुराल पेंटिंग का एग्जांपल है। ये सांची स्तूप का मैंने आपको दिखा दिया। और ये जो इनक्रेविंग्स होती हैं, इनग्रेव किया जाता है, ये जो उत्खनन किया जाता है, ये चीज है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 जो है ना, फिलोसफी का क्वेश्चन है और प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। With reference to the history of philosophical thoughts in India, consider the following statements regarding सांख्य स्कूल। सांख्य दर्शन के बारे में ये सवाल पूछा गया है, और ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लगेगा, कोई तिकड़मबाजी, कोई ट्रिक नहीं लगेगी। अब ये है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये रिपीटेड टॉपिक है, ठीक है।
ये रिपीटेड टॉपिक है, ये कोई पहली बार नहीं आया है, ये 2013 का पेपर है भाई, ठीक है। आप 2024 में देख रहे हो तो 2013 के बाद से इस टॉपिक पे कई सारे सवाल आए हैं और 2013 के पहले भी आए थे, ठीक है। ये 2013 का पेपर है, इसके पहले भी इंडियन फिलोसफी पे कई बार सवाल आ चुके हैं और ये तो आया है। तो अब आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, जिसमें भी आपको समझ में आता हो, जिसमें भी आप सहज हो। बट ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं। पहले उसके दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। सांख्य स्कूल डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। सांख्य जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। क्या है आंसर? ये इसका आंसर है गलत। सांख्य जो है ना, सांख्य दर्शन, वो पुनर्जन्म में विश्वास तो करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया। सांख्य होल्ड्स दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। हाँ, सांख्य दर्शन का मानना है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई ब्रह्म अथवा कारक, ठीक है। ये सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाता है? बी, टू ओनली। तो ये है 58। एक छोटा सा मैंने यहाँ इमेज लगा दिया है, ये चार्ट है। इंडियन स्कूल ऑफ जो फिलोसफी है उसमें आपको दो होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक क्या होते हैं? आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेदों की सत्ता को मानते हैं, ठीक है। और जो नास्तिक हैं वो वेदों को नहीं मानते हैं, ठीक है। अब आस्तिक में यहाँ पे अलग अलग क्लासिफिकेशन दे दिया है, लेकिन आपको 6 ध्यान रखने क्या है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ठीक है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 दर्शनों पे, इन्हें हम बोलते हैं षड दर्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इनको षड दर्शन, ठीक है। ये पेन से मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूं, बट आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये षड दर्शन लिखा हुआ है। इनके बारे में यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है। इसी तरह से ये इनको बोलते हैं आस्तिक दर्शन और ये नास्तिक दर्शन। इसमें 4 हैं, बुद्धिस्ट, जैन, चारवाक और अजीवक। लेकिन ये जो 3 है, बुद्धिस्ट, जैन और चारवाक, इन पे बहुत सवाल आते हैं, खासतौर पे बुद्धिस्ट और जैनिज्म पे। तो आपको क्या करना है? आपको अपने नोट से इन सारे टॉपिक्स को ठीक से पढ़ लेना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, क्योंकि इन पे सवाल बार बार आता है, गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए, पॉलिटी का क्वेश्चन है। In the context of India, which of the following principles is या are implied institutionally in the parliamentary government? ठीक है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? 3 स्टेटमेंट पढ़िए। मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पता नहीं भाई। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, पता नहीं। कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, पता नहीं। अब देखो, मैंने यहाँ पे तीनों पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा डाइसी है। जैसे कि देखने में ये आसान लग रहा है, लेकिन दरअसल ये क्वेश्चन आसान नहीं है, इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं, यानी कि मंत्री, एक चीज ये आती है कि भाई किसी व्यक्ति का क्या संसद का सदस्य होना जरूरी है मिनिस्टर बनने के लिए? मेंबर ऑफ कैबिनेट का मतलब क्या? मंत्री। कैबिनेट का मेंबर तो वही है ना जो मंत्री है। क्या उसका पार्लियामेंट का सदस्य होना जरूरी है? तो कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई अगर वो नहीं है तो भी तो वो कैबिनेट का मेंबर बन सकता है, जैसे कि 6 महीने बाद वो संसद का सदस्य बन जाए। 6 महीने का एक टाइम फ्रेम होता है ना कि किसी भी पर्सन को मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी होती है। इसी तरह से कई सारे और भी ऑफिशियल्स होते हैं जिन्हें कैबिनेट मेंबर का रैंक मिला होता है। जैसे कि अगर आप देखें NSA, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, ये भी कैबिनेट रैंक के ऑफिसर होते हैं, लेकिन ये कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोड़े होते। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ना, इसके गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और इसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही या गलत कुछ कह पाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, ठीक है। अब ये भी लग सकता है कि हाँ भाई, जो मिनिस्टर्स होते हैं जब तक वो संसद का कॉन्फिडेंस, संसद का विश्वास उनको प्राप्त रहता है, तब तक वो ऑफिस में रहते हैं, यानी कि तब तक उनका पद बना रहता है, अदरवाइज वो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा डाइसी स्टेटमेंट है कि ये पार्लियामेंट नहीं है, ये लोकसभा भी तो हो सकता है, क्योंकि जो हमारा संविधान है, संविधान का
में स्पेसिफिकली ये मेंशन किया हुआ है कि भाई जो मेंबर है दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन दी लोकसभा। यहां तक की बात क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी डाइसी हो सकता है। ठीक है भाई, पता नहीं। आते हैं तीसरे पे, कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। अब ये एक क्वेश्चन है जिसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है कि ये गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? कैबिनेट इज हेडेड नॉट हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ये जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट इज इक्वल टू प्रेसिडेंट। यहां देखिए किनारे, हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन कैबिनेट का जो सदस्य होता है वो कौन होता है? पीएम। तो स्टेटमेंट नंबर 3 तो हो गया गलत। अब जैसे ही 3 गलत होता है ना, इसको आप हटा दीजिए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? 1 एंड 2 ओनली। देखो, ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 है, इस पे क्वेश्चन मार्क मैंने इसीलिए लगा दिया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है। और पूरे पेपर में ऐसे कई क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को या स्टेटमेंट्स को सही या गलत कह पाना मुश्किल होता है। तो आपको क्या करना है? आपको एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाना है। और जब ये हो जाए कि सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, फिर जो बचे वही आपका सही आंसर हो जाता है। अब 3 को तो हमने पूरे श्योरिटी के साथ एलिमिनेट कर दिया कि भाई ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। तो क्या बचा? 1 एंड 2 ओनली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। ये देखिए, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाया जाए तो सॉल्व हो जाएगा। फिर वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज हाई एज कंपेयर्ड टू द कोस्टल एरियाज। व्हाट इज या आर द रीजन? ठीक है, अब आपको मैं इसके पहले एक इमेज दिखा देता हूं, फिर स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। जो कोस्टल एरिया है ना, जैसे ये कोस्टल एरिया है, यानी कि यहाँ पे समुद्र का किनारा है, तो यहाँ पे जो तापमान होता है उसका एनुअल रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, जो सबसे कम है और जो सबसे ज्यादा है उसके बीच का अंतर, ये कम होता है। और यहाँ पे जो एनुअल रेंज होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अभी मैं आपको पहले एनुअल रेंज समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो कि एक एरिया है ए। ठीक है, यहां पे गर्मियों में तापमान चला जाता है 55 डिग्री सेल्सियस तक, या चलिए 50 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। और सर्दियों में तापमान चला जाता है -5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये सर्दियों में है और ये गर्मियों में है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 45। यानी कि सर्दियों में जो सबसे कम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और गर्मियों में सबसे ज्यादा कितना है? 50 तक। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर हुआ, ठीक है, जो सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा और सबसे गर्म के बीच का जो अंतर है उसी को बोलते हैं एनुअल टेम्परेचर रेंज। अब मान लीजिए कि एक है प्लेस बी। बी में सर्दियों में क्या होता है कि तापमान आ जाता है 10 डिग्री सेल्सियस तक, और जब गर्मी होती है तो यहां पे तापमान ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अब इनके बीच का अंतर कितना हुआ? 20। ठीक है, ये जगह ना तो बहुत ठंडी है ना बहुत गर्मी है। अब यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 10 डिग्री सेल्सियस तो कम ठंडा है, और 50 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 30 डिग्री सेल्सियस ये जो है ये भी कम गर्म है, और 10 और 30 के बीच का अंतर 20। तो ये जो रेंज होती है सबसे ठंडी और सबसे गर्म के बीच की, उससे ही बोलते हैं टेम्परेचर रेंज। तो ये जो एरिया होता है ना, यहाँ का जो टेम्परेचर रेंज होता है, ये कोस्टल एरिया का टेम्परेचर रेंज इनलैंड के मुकाबले कम होता है। यानी कि यहाँ पे जो मौसम है वो ज्यादा सम होगा, उसमें अंतर नहीं होगा, ना बहुत ज्यादा सर्दी होगी ना बहुत गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पे सर्दी और गर्मी दोनों बहुत भयंकर पड़ेगी। तो यही पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। थर्मल डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड द वाटर, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन इंटीरियर, हैवी रेन्स इन इंटीरियर एज कंपेयर टू द कोस्ट। अब किसी भी जगह पे जो तापमान है वो किन कारणों पे डिपेंड कर सकती है? देखिए, ठीक है, एल्टीट्यूड पे, हाँ एल्टीट्यूड पे तो डिपेंड करती है। जो विंड है, विंड पे डिपेंड करती है, हाँ डिपेंड करती है। रेन, हाँ रेन पे डिपेंड करती है, लेकिन इससे ना डिफरेंस ज्यादा नहीं पैदा होता। एल्टीट्यूड और इंटीरियर और ये जो हैवी रेन है इसकी वजह से
टेम्परेचर पे डिफरेंस आता है लेकिन टेम्परेचर के रेंज पे डिफरेंस नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। इसकी वजह से टेम्परेचर पे डिफरेंस आएगा लेकिन टेम्परेचर रेंज पे डिफरेंस नहीं आएगा। टेम्परेचर रेंज पे डिफरेंस सिर्फ इससे आएगा, थर्मल डिफरेंस बिटवीन दी लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर में क्या, पानी के साथ क्या है, पानी जो है ना वो ना तो बहुत जल्दी ठंडा होता है ना बहुत जल्दी गर्म होता है। क्या ध्यान रखना है, पानी ना तो बहुत जल्दी ठंडा होगा ना बहुत जल्दी गर्म होगा, यानी कि उसको गर्म होने में भी टाइम लगेगा और गर्म हो गया तो उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। और इस वजह से जो तापमान है उसमें समता बनी रहती है, रेंज बहुत ज्यादा नहीं आती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, थर्मल डिफरेंस, भूमि और जल के बीच का तापीय अंतर। और सही आंसर हो गया ए, केवल 1। अब ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे ही दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कोस्टल क्लाइमेट और इनलैंड क्लाइमेट के बीच में इस तरह से अंतर होता है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 61, 1 नहीं 61। Which of the following is या आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कोल? भारतीय कोयले के बारे में ये सवाल पूछा हुआ है। 3 चीजें दी हुई हैं कि हाई एस कंटेंट, लो सल्फर कंटेंट, लो एस फ्यूजन टेम्परेचर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो भारतीय कोयले में पाई जाती हैं? अब आप देखिए क्या क्या चीजें हैं जो भारतीय कोयले में पाई जाती हैं। देखो, सबसे पहले तो यही है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा क्यों गया है। ऐसे तो कितने ही क्वेश्चन हम याद रखेंगे भाई, कोयले में सल्फर ज्यादा होता है, एस कंटेंट ज्यादा होता है। देखो इसलिए पूछा गया ना कि ये जो साल है ना पूछा गया है, जब ये 2013 का पेपर है और ये वो टाइम है जब इंडियन गवर्नमेंट अभी भी कर रही है, लेकिन इस समय से एनर्जी ट्रांजिशन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा था। क्या, एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। और अभी हमारे यहाँ जो बिजली का उत्पादन होता है वो मुख्यतः कोयले से होता है। तो कोयले से जो ट्रांजिशन था सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे, न्यूक्लियर पे, इस पे काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजें न्यूज में थी। तो जब कोल पावर प्लांट न्यूज में थे तो कोल भी न्यूज में है, और ये न्यूज नहीं भी हो तो जब हम मिनरल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं कि भारत का जो कोयला है या कोयले के कितने प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, किसमें क्या क्वालिटीज होती हैं, किसमें क्या अच्छाइयाँ होती हैं, क्या खराबियां होती हैं। बहरहाल वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। यहाँ मैंने एक स्लाइड लगा दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। बट ये जो भारत का कोयला होता है ना, इंडियन कोल, इसमें 2 चीजें होती हैं। एस कंटेंट इसमें ज्यादा होता है, सल्फर कंटेंट लो होता है, ठीक है। लेकिन जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो लो नहीं होता है, वो हाई होता है, ठीक है। फ्यूजन टेम्परेचर क्या होता है? फ्यूजन टेम्परेचर होता है कि वो टेम्परेचर जहां पे जो एस का रेसिड्यू है, ठीक है, आपने कोयला जला दिया, कोयला जलाने के बाद जो बचा, कोल जलाने के बाद जो रेसिड्यू बचता है वो आपस में कितना आसानी से फ्यूज हो सकता है, मिक्स हो सकता है, ठीक है। कोयला जलाने के बाद जो एस बचा, जो राख बची, वो आपस में कितनी आसानी से फ्यूज हो सकती है। अगर वो कम टेम्परेचर पे हो जाती है तो उसको बोलेंगे लो एस फ्यूजन टेम्परेचर। अगर कम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, कैसे? कम टेम्परेचर पे लो और हाई। अगर कम टेम्परेचर पे हो जाती है तो लो एस फ्यूजन टेम्परेचर, ज्यादा पे होती है तो हाई एस फ्यूजन टेम्परेचर। लेकिन भारत का जो कोयला है वो हाई एस फ्यूजन टेम्परेचर होता है। तो 3 हो गया गलत, ठीक है, 3 हटा दीजिए, और 1 और 2 दोनों सही है। तो 61 का आंसर क्या हो गया? ए। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 4 तरह के कोयले होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। भारत में एंथ्रासाइट टाइप के कोयले बहुत कम मिलते हैं और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, ठीक है। हालांकि कुछ जगहों में मिलता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में मिलता है, बट इन जनरल भारत में एंथ्रासाइट कोयला बहुत नहीं मिलता है, कम ही मिलता है। जर्मनी वगैरह में मिलता है, जर्मनी का जो एरिया है वहां पे एंथ्रासाइट कोयला बहुत मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, वो भारत में नहीं मिलता है, कम मिलता है, ठीक है। भारत में मोस्टली बिटुमिनस और लिग्नाइट मिलता है, कहीं कहीं पीट भी मिलता है। इसकी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। इसमें जो कंटेंट है, कार्बन कंटेंट, कैलोरीफिक वैल्यू इसकी हाई होती है, कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। यहाँ पे देखिए कार्बन कंटेंट कम होता है, मॉइस्चर ज्यादा होगा। इसी तरह से जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे मॉइस्चर आपको ज्यादा मिलेगा और कार्बन कंटेंट कम मिलेगा और मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए पूरा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। किस एरिया में मिलता है, कार्बन कंटेंट कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ, ठीक है। अभी रात के बज रहे हैं 1:50 हो रहा है जब मैं ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे फोन में ये अगर आपको दिख रहा होगा 1:49 उल्टा दिख रहा होगा, क्योंकि ये कैमरा सामने की तरफ है, तो ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ये 1:49 रात के
जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए जमाइयाँ आ रही हैं, तो प्लीज बेयर विद मी। बार बार पानी पी के मैं अपनी नींद भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बहरहाल क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 सॉइल टाइप्स से रिलेटेड है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेटराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया। भारत में जो लेटराइट मिट्टियां पाई जाती हैं उनके बारे में कौन से कथन सही है? ठीक है, लेटराइट सॉइल, लेटराइट मिट्टी के बारे में ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान दो, स्टेटमेंट कितने हैं? 4। यहाँ पे 1 2 3 2 3 4 1 एंड 4 2 एंड 3, यानी कि एक ना एक, कम से कम एक गलत होगा या ज्यादा से ज्यादा 2। एक स्टेटमेंट भी गलत हो सकता है और 2 भी गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन सा सही है ये खोजने के बजाय ये खोजने की कोशिश करो कि इसमें से कौन सा गलत है। दे आर जनरली रेड इन कलर, हाँ हो भी सकता है। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास, भाई हो भी सकता है, पता नहीं। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, हो भी सकता है। टेपियोका एंड कैस्यू नट्स आर ग्रोन वेल ऑन दिस सॉइल्स, पता नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पर एक चीज तो आपको पता होगा कि भाई ये जो काजू की खेती है ये यूपी और राजस्थान में तो नहीं होती है। ठीक है, यो काजू की खेती यूपी और राजस्थान में तो नहीं होती, तो एक चीज तो तय है कि 3 और 4 साथ में तो नहीं हो सकते। तो जहां पे 3 और 4 साथ में है उसको हटा दीजिए। 2 एंड 3 गया, ठीक है, ये वाला गया। अब चलो कम से कम ये देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। इसमें 1 दोनों में कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है और 3 इसमें कॉमन है। ठीक है, चलिए अब एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूं। ठीक है, इमेज दिखाऊंगा तो फिर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहरहाल ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और ये जो टॉपिक है ये आपको ठीक से तैयार करना चाहिए क्योंकि ये रिपीटेड टॉपिक है। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये 2013 का पेपर है। 2013 से पहले भी ये सवाल कई बार पूछा गया है और अभी 2024-2025 में बैठ के जब हमें पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो 2013 के बाद भी ये क्वेश्चन कई बार आया है। आगे के सालों के पेपर जब हम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसमें क्या क्या पाया जाता है, किस एरिया में पाया जाता है, उसमें कौन सी क्रॉप उगती है, ये सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन बार बार आते हैं, कई बार आते हैं। ठीक है, बहरहाल ये देखिए कि लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है। ये एक मैप है। ठीक है, लेटराइट सॉइल ये देखिए ब्लैक कलर से डिनोट किया गया है लेटराइट सॉइल को, यहाँ मैप में देखिए। ठीक है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये ब्लैक वाली सॉइल आपको कहाँ कहाँ दिख रही है, ये देखिए ये वाला जो एरिया है ना, मैं इस पे देखिए ये देखिए यहाँ का एरिया, ये बीच में छोटे छोटे पैचेस में। ठीक है, इस वाले एरिया में ये वाली सॉइल पाई जाती है। ठीक है, लेटराइट सॉइल के फीचर्स मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। दे आर रिच इन बॉक्साइट और फेरिक ऑक्साइड, वेरी पुअर इन लाइम, मैग्नीशिया, पोटास एंड नाइट्रोजन। ठीक है, दे आर जनरली रेड इन कलर, हाँ भैया रेड इन कलर तो ये होते ही हैं। ठीक है, रेड इन कलर होते हैं। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास, नहीं दे आर नॉट रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास। किसमें रिच होते हैं ये देखिए। दे आर पुअर इन लाइम, मैग्नीशिया, पोटास एंड नाइट्रोजन, पोटास और नाइट्रोजन इसमें ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, दे आर रिच इन बॉक्साइट और फेरिक ऑक्साइड, बॉक्साइट और फेरिक ऑक्साइड इसमें होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो हो गया गलत, तो भाई जहां जहां 2 है उसको हटा दो, ये वाला भी गया, ये वाला भी गया। सही आंसर क्या है? 1 एंड 4 ओनली। टेपियोका एंड कैस्यू नट्स आर ग्रोन वेल ऑन दिस सॉइल, हाँ ठीक है, ये सही है, ये सही है। 1 एंड 4 हो गया सही आंसर। 62 का आंसर हो गया, सी इज द राइट आंसर। अब ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ये देख लीजिए। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिए पॉज करके। लेटराइट सॉइल के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि इसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, किस किस एरिया में पाया जाता है और इसमें कौन कौन सी फसलें उगती हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पॉज करके पढ़ लीजिए। और ये इमेज है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। सिर्फ लेटराइट सॉइल ही नहीं, जो बाकी मिट्टी है, डीप एंड मीडियम ब्लैक, एलुवियल फॉरेस्ट सॉइल, सैलाइन फॉरेस्ट, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है या आपने कोई नोट्स वगैरह पढ़े हैं तो वहाँ पे भी इस किस्म की इमेज आपको मिल जाएगी। जो सॉइल वाला चैप्टर है, तो इस फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो चैप्टर है वो आपको मिल जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी वाली जो बुक है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, तो इसको आप ठीक से पढ़ लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ, और 63 भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और देखिए पढ़िए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेचुरल गैस अकर्स इन गोंडवाना बेल्ट्स, ठीक है, पता नहीं। माइका अकर्स इन अबंडेंस इन कोडरमा, ठीक है। धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम्स। अब ये देखो, ये 3 रीजन्स हैं, गोंडवाना, कोडरमा और धारवाड़।
पूछा गया है इसमें से तीन चीजों के बारे में पूछा गया है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें मिलती हैं। ठीक है, अब ये भी मतलब प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब लिटरली ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने ठीक से पढ़ाई हो की हो, ठीक से याद किया हो। ठीक है, याद क्या किया हो उसके पहले आप ये इंडिया का मैप देखिए। इंडिया का ये जो ये जैसे ना धारवाड़ रीजन की बात हुई है, ये धारवाड़ रीजन हुआ, इधर गोंडवाना का रीजन है। ठीक है, और तीसरा रीजन क्या है, कोडरमा, ये वाला रीजन कोडरमा का है, ये वाला। ठीक है, ये जो एरियाज है, जो गोंडवाना लैंड था, इस जो प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह हुई और जब ये अर्थ बनी, पेंथिया पेंथलाजा वाला जो फेज था जहां से अभी की जो अर्थ है जिस तरह से दिखाई देती है, उसके पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स में, बिलियंस तो नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जिस तरह का ट्रांजिशन हुआ, जिस तरह का ये लैंड फॉर्म वगैरह बना, उसकी वजह से वहां पे कैसे कैसे मिनरल पाए जाते हैं, ये इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये भी एक मैप है, हमने गोंडवाना की बात की थी, ये गोंडवाना लैंड है, और अलग अलग एरियाज में अलग अलग मिनरल उसी हिसाब से पाए जाते हैं। तो आपको, आपका काम क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि ये मैप है, ठीक है, किस एरिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं ये आपको ध्यान से एक बार देख लेना है। हालांकि इतने फैक्ट्स याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये कोई एक या दो मिनरल नहीं है, बहुत सारे मिनरल्स हैं और इतने सारे स्टेट्स, इतना सारा एरिया है। लेकिन फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, हर जगह पे ये सवाल पूछा जाता है, इस टाइप का सवाल। ये सवाल का मतलब इस टाइप के सवाल कि कौन सा मिनरल, कौन सा धातु कहाँ पे मिलता है। तो आपको इसीलिए इस टाइप के जो इमेजेस हैं उनको ठीक से देख लेना है, दिमाग में अपने चस्पा कर लेना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्या है, यहाँ का आंसर है बी। ठीक है, बी आंसर है, यानी कि टू ओनली। टू ओनली का मतलब है जो माइका है, इट अकर्स इन अबंडेंस इन कोडरमा। तो कोडरमा में माइका मिलता है, लेकिन जो नेचुरल गैस है वो गोंडवाना में नहीं मिलता है, और धारवाड़ में पेट्रोलियम नहीं मिलता है। स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है, और इसी तरह से स्टेटमेंट नंबर 1 भी गलत है। सही आंसर क्या है, टू ओनली। तो ये हो गया, बी इज द राइट आंसर। 63, ये देखिए इमेज मैं आपको दिखा दिया हूं, इसको क्लियर कर देता हूं, आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए। ये सारे जो इमेजेस हैं इन्हें एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना एरिया, ये वाला एरिया, ये गोंडवाना लैंड एरिया है, गोंडवाना बेसिन। ठीक है, और ये मिनरल वाला मैप। ठीक है, इसको आप अपने दिमाग में बढ़िया से बैठा लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कहां तक पहुंच गए हम लोग भाई, क्वेश्चन नंबर 64 पे आ गए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी इसको बढ़ाते हैं। 1 घंटे हो गए लगभग वीडियो रिकॉर्ड करते करते। पढ़िए इस क्वेश्चन को, पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कॉटन, ग्राउंडनट, राइस एंड व्हीट। इसमें से कौन से खरीफ क्रॉप्स हैं, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है। ठीक है, कौन सी खरीफ की फसल है। उसके पहले आपको मैं बताऊं फसलें कितनी होती हैं, 3 तरह की। एक तो होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ। ठीक है, रबी की फसल का मतलब ये नहीं कि रबी नाम का कोई व्यक्ति है उसकी फसल। और तीसरी होती है जिसे हम बोलते हैं जायद। ठीक है, जायद या अदर्स। एक होती है रबी, एक होती है खरीफ, एक होती है जायद, एक होती है अदर्स। अब रबी और खरीफ की फसलों में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। ठीक है, नवंबर से लेकर के अप्रैल के बीच में इनको कल्टीवेट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे व्हीट है, बार्ली है, मस्टर्ड है, रिक्वायरिंग कूलर टेम्परेचर। ऐसे मान लो आप, अगर मैं बहुत तो मोटे मोटे शब्दों में कहूं तो रबी की जो फसलें होती हैं वो ठंडी में होती हैं, और खरीफ की जो फसलें होती हैं वो गर्मी में होती हैं। ये बहुत जेनरिक आंसर है ना, बहुत इसको आप ऐसे लिटरल सेंस में मत लीजिएगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया कि रबी क्या है, खरीफ क्या है, कौन कौन सी फसलें रबी में होंगी, तो आप ध्यान दो। जैसे अभी सर्दी का महीना चल रहा है, ठंडियां चल रही है मार्च, तो इसके 1 महीना 2 महीना पहले आपको कौन सी चीजें दिखाई दे रही होंगी, वैसे ये नवंबर से अप्रैल है। ठीक है, यानी कि अप्रैल में इनकी कटाई वटाई होती है। ठीक है, मार्च अप्रैल, मार्च लास्ट और अप्रैल में। तो वो फसलें जो आपको उस समय पे दिख रही होंगी वो रबी हैं, जो बाकी हैं खरीफ वो गर्मियों में। अब जैसे गर्मियों में आपको कौन सा दिख जाएगा, राइस।
राइस की फसल दिख जाएगी, आपको मेज दिख जाएगी, कॉटन दिख जाएगी। इसके लिए क्या चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, सब्सटेंशियल रेनफॉल चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पे जो होंगी वहां पे ह्यूमिड कंडीशन होगा और बारिश भी उसी भी टाइम पे होगी। जायद क्रॉप क्या होती है? जो इन दोनों के बीच में होती है, जैसे कि मार्च से लेकर के जून के बीच में। अब यहाँ एक ये लिस्ट सी दी हुई है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स, अदर क्रॉप्स, ठीक है। अब इसमें से आप देख लीजिए, ठीक है। कॉटन जो है, कॉटन क्या है? खरीफ है। राइस क्या है? खरीफ है। व्हीट क्या है? रबी है। ग्राउंडनट क्या है? पता नहीं क्या है, ठीक है। तो जहां पे 4 है उसको हटा दीजिए, ये गया, ये गया। बाकी ग्राउंडनट भी खरीफ क्रॉप है, तो आंसर क्या हो गया? 64 में सी, 1 2 एंड 3 ओनली। 64 में सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। देखो खरीफ, खरीफ में ग्राउंडनट यहाँ पे दिया हुआ है, ये ग्राउंड नट भी एक, यानी ग्राउंड नट का मतलब होता है मूंगफली, ठीक है। ये देखिए मैं इंग्लिश में सिर्फ पढ़ रहा हूँ जिससे कि टाइम कम लगे। अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। पॉज करके ये हिंदी वाला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, इसीलिए मैंने साइड बाय साइड हिंदी और इंग्लिश दोनों को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िए। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, ये एक एरिया के बारे में पूछ रहा है। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम यानी कि जलवायु बहुत चरम है। रेनफॉल इज स्कैंटी, वर्षा यहां बहुत कम है। एंड पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स, और जो लोग हैं वो चलवासी पशुचारक हुआ करते थे, ठीक है। ये एक एरिया के फीचर्स बता रहा है। कह रहा है कि ऐसे ऐसी जो कंडीशन, ऐसे ऐसे जो फीचर्स हैं, ये इनमें से किस रीजन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। 3 रीजन क्या दिए हुए हैं? अफ्रीकी सवाना, सेंट्रल एशियन स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी और साइबेरियन टुंड्रा। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है ना, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पीपल यूज्ड टू बी, ठीक है। यानी कि ये आज की बात नहीं कर रहा है कि इस एरिया में ट्रेडिशनली लोग नोमैडिक हुआ करते थे, ठीक है। अब आप तीनों को देखिए और तीनों में से सोचिए कि सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। देखो इसमें से ये वाला तो हटा देना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके पहले चलिए मैं आपको मैप दिखा देता हूं, मैप से ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ये वाला है, ये मैप दिख रहा है आपको क्लियर? ये वाला जो एरिया है ना, ये टुंड्रा, यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो नोमैड्स नहीं होते हैं, वो हंटिंग करते हैं, ठीक है, हंटिंग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो चीज कही गई है, क्लाइमेट इज एक्सट्रीम एंड रेनफॉल इज स्कैंटी, ठीक है। अब इन सारे एरियाज के बारे में अगर आप देखें, जैसे प्रेरीज का जो मैदान है ये इनलैंड में है, लेकिन इतना इनलैंड में नहीं है, मतलब कोस्ट से बहुत दूर नहीं है। ये तो कोस्ट के बिल्कुल पास में ही है, ये तो देखो कोस्ट पे ही पड़ रहा है, इसके भी कोस्ट में है, ये भी कोस्ट पे पड़ रहा है, ये भी कोस्ट पे पड़ रहा है। बट ये वाला जो स्टेपीज है ना, एशियन स्टेपीज, ये बहुत ज्यादा इनलैंड में है, ठीक है। सेंट्रल एशियन जो स्टेपीज है ये बहुत ज्यादा इनलैंड में है, यानी कि ये जो भूभाग है पूरा बड़ा सा, यहां से लेकर के यहां से लेकर के इसके अंदर है। और उससे क्या होता है कि जो बारिश होती है वहां बारिश नहीं होती है और तापमान बहुत एक्सट्रीम में चला जाता है। जो समुद्र का किनारा होता है, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि समुद्र का जो किनारा होता है वहां पे तापमान तुलनात्मक रूप से ना तो बहुत ठंडा ना बहुत गर्म होता है। लेकिन ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे ठंडी पड़ेगी तो ठंडी बहुत ज्यादा पड़ेगी, और जब गर्मी पड़ेगी तो गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है, क्लाइमेट इज एक्सट्रीम एंड रेनफॉल इज स्कैंटी, ये सेंट्रल एशियन स्टेपीज को डिनोट करता है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है सेंट्रल एशियन स्टेपीज, ये इसको डिनोट करता है। क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए अगर आपको जरूरत हो तो। इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ये ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 65, ये है मैप, इसे भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। Consider the following statements. Inflation benefits the debtors. Inflation benefits the bondholder. Inflation यानी कि महंगाई, या जिसे और ज्यादा अच्छी भाषा में कहें तो मुद्रास्फीति बोलते हैं। इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, आप हिंदी में पढ़ लीजिए, हिंदी में भी लिखा हुआ। अब यहाँ पे कह क्या रहा है कि इन्फ्लेशन है ना, उससे जो डेटर है उसको फायदा होता है। दूसरा पूछ रहा है कि जो इन्फ्लेशन है
उससे बॉन्ड होल्डर को फायदा होता है। अब डेटर क्या होता है भाई, ठीक है, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं ऊपर, डेटर का मतलब जिसने लिया है उधार, ठीक है, डेटर का मतलब लिया, और क्रेडिटर का मतलब होता है जिसने दिया, ठीक है। डेटर मतलब जिसने लिया है, जिसने पैसा लिया है वो डेटर है, और जिसने दिया है वो उधार है। अब इन्फ्लेशन से डेटर को फायदा होगा या नुकसान होगा, सोच के देखिए। मान लीजिए कि मैं आपसे लेता हूं 100 रुपए, ठीक है, 2025 चल रहा है, मैं आपसे 100 रुपया लेता हूं, और यही सेम चीज मैं आपको 2026 में वापस करूंगा, ठीक है, और 2026 में भी मैं आपको 100 रुपए ही वापस कर रहा हूं। अब पहली बार में ये लग सकता है कि अरे 100 रुपए लिए थे, 100 रुपए वापस हो गए, लेकिन अब हो सकता है कि इस एक साल में महंगाई बढ़ गई हो 10%, ठीक है। 10% महंगाई बढ़ने का मतलब ये है कि ये जो 100 रुपए है, अब इसकी कीमत एक्चुअल में 90 रुपए के बराबर रह गई है, ठीक है, 90% तक की वैल्यू बची है इसकी। पहले जो 100 रुपया था, यानी कि आज का जो 100 रुपया है वो तब के 90 रुपए के बराबर है। ऐसा होता है ना, मान लीजिए कि मैं आज आपसे मैंने आपसे आज के 10 साल पहले 100 रुपए लिया था, ठीक है, आज के 10 साल पहले मैं आपसे 100 रुपए लिया था, और अब आपको 100 रुपए ही वापस करूं, तो जिसने उधार दिया है उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा? बात क्लियर हो रही है ना, कि आज के 10 साल पहले आपने मुझे 100 रुपए दिया, आज के 10 साल पहले आपने मुझे 100 रुपए दिया, मान लीजिए कि 2015 में दिया, और अभी 2025 चल रहा है, मैं आपको 100 रुपए वापस करूं, कहूं भैया आपने मुझे 100 रुपए दिए थे, ये लीजिए आपके 100 रुपए, तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अगर सिर्फ संख्या पे जाएंगे तो 100 रुपए ही वापस कर दिए, क्योंकि 100 रुपए लिए थे। लेकिन क्या 2015 में भी 100 रुपए की कीमत वही थी? तब 100 रुपए की अहमियत ज्यादा थी, आज 100 रुपए की अहमियत या कीमत कम है। तो जिसने उधार दिया था भाई उसका तो नुकसान हो गया। उधार देने वाला कौन है? क्रेडिटर। जिसने दिया उसको नुकसान हुआ, लेकिन जो डेबिटर है, डेबिटर, इसको फायदा हुआ। तो इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। इन्फ्लेशन से जो है डेटर को फायदा तो होता है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर, ये गलत है, ठीक है। गलत क्यों है उसके पहले मैं आपको बॉन्ड होल्डर का मतलब समझा देता हूं, पहले इसे साफ कर देता हूं, थोड़ी सी जगह बन जाए लिखने के लिए, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ऐड कर रखा था, लेकिन ये है ना कि जब स्टेटमेंट जो लिखा हुआ होता है क्वेश्चन के बगल में ही कुछ लिख के समझाते हैं, तो हम के साथ स्टेटमेंट पढ़ते रह सकते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट जब पढ़ते रहते हैं तो कंफ्यूजन की स्थिति कम रहती है। चलिए देखते हैं वापस, ठीक है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर, हाँ ये सही है। अब ये देखो, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर, उसके पहले आपको समझना है कि बॉन्ड होल्डर कौन होता है, ठीक है। बॉन्ड होल्डर वो होता है जिसने आपको उधार दिया है। बॉन्ड होल्डर इज इक्वल टू क्रेडिटर। बॉन्ड होल्डर क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना कि आपने आज के 10 साल पहले मुझे 100 रुपए दी, ठीक है। अब 100 रुपए आपने दिए, उसके बदले मैंने आपको एक बॉन्ड दे दिया, जिसे कहते हैं ना बॉन्ड साइन कर देना, एग्रीमेंट साइन कर देना, या लीज साइन कर देना। ये कुछ कुछ वैसा ही है कि मैंने आपसे 100 रुपए लिए और एक बॉन्ड साइन कर दिया कि भाई मैं आपसे इतने रुपए ले रहा हूं और इतने टाइम पे दे दूंगा। अब वो बॉन्ड साइन मैंने किया है, लेकिन वो है आपके पास, यानी कि मैं बॉन्ड गिवर हूं, आप है बॉन्ड होल्डर। तो जो बॉन्ड होल्डर है वही तो क्रेडिटर है, यानी कि जिसने पैसा दिया, पैसा देने के बदले उसने एक क्या किया, एक बॉन्ड लिखवा लिया। तो जिसने बॉन्ड लिखवा लिया वही क्रेडिटर हुआ, तो क्रेडिटर को तो नुकसान हो ही रहा था, ये हमने अभी देखा था। तो 1 सही हो गया, 2 गलत हो गया, ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में वही सेम चीज लिखी हुई है, कुछ भी अलग नहीं है। हालांकि जब टेक्निकल सेंस में आते हैं तो जो बॉन्ड होल्डर है, एक किस्म का बॉन्ड होता है जिसे बोलते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, ठीक है। कई सारे बॉन्ड होल्डर्स होते हैं जो पैसा देते हैं तो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड भी साइन करवा लेते हैं। बहरहाल हम लोग यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे थे, हम एक लिटरल सेंस में बात कर रहे थे कि जो बॉन्ड होल्डर है उसको नुकसान होता है। हाँ बिल्कुल नुकसान होता है, फायदा तो नहीं होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गया, 1 तो सही है। ये तो सही आंसर क्या हो गया, ए, दैट इज 1 ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। देखो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं वीडियो को मैं रुकता हूं, आप पढ़ लीजिए या आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए।
पढ़ लीजिए, क्या है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, अब ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से कौन सा सबसे सटीक तरीके से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को डिनोट करता है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो कैसे यूज करें, देखो लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, यहां कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बात तो हो रही है। अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, यहां पे भी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, देखो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की कोई बात नहीं हो रही है, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, ठीक है। और ये क्या है, ये प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी को तो हटा दीजिए। अब बचा ए एंड बी, इसमें से ही कोई क्वेश्चन या कोई ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पहले वाले में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, जब बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं ना तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट ही बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बेरोजगारी। उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं बोलते हैं, उसको बेरोजगारी ही बोलते हैं। बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज होता है अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, या प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं बोलते। प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है बी, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल। अब ये चीज वैसे शायद आपको सही नहीं आ रही होगी, समझ में आ रही होगी, मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि एक देश है जिसमें 100 लोग हैं, ठीक है। अब ये जो 100 लोग हैं इसमें से एक पॉइंट पे 50 लोगों को नौकरी मिल गई, तो 50 लोग हैं और 50 लोगों को नहीं मिली, ठीक। 50 के लिए हमने कर दिया यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव कर दिया और ये 50 कर दिया निगेटिव, ठीक है। ये हो गया एम्प्लॉयमेंट रेट, ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज है लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, तो इसके लिए भी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज नहीं होगा, इसके लिए वर्ड यूज होगा अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब एक सिचुएशन देखिए, मान लीजिए कि एक खेत है, ठीक है, इस खेत में 2 लोगों की जरूरत है, 2 लोग अगर इसमें लग जाएं तो ये पूरी खेती का काम कर सकते हैं। लेकिन इस परिवार में 8 लोग हैं, 2 बच्चे हैं और 6 प्रौढ़ हैं। अब ये 6 में से 2 लोगों को तो नौकरी मतलब मिल गई, मतलब ये खेत में काम कर रहे हैं, बचे 4 लोग, ये 4 लोग कहां जाए, इनके पास कोई नौकरी ही नहीं है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, खेती में काम करने लगे, ठीक है। 8 लोग थे, 8 में से 2 लोग ऐसे थे जो जॉब करने वाली एज के नहीं थे, तो इनको हमने हटा दिया, बचे परिवार में 6 लोग जिनको नौकरी की जरूरत थी और नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। ये 6 के 6 लोग क्या किए, खेत में काम करने लगे, इसी इतने बड़े खेत में। अब इस खेत में अगर 2 लोग भी काम करते तो उतना ही उत्पादन होता जितना ये बाकी 6 लोग मिलकर कर रहे हैं। तो ये जो 4 लोग हैं ये फालतू में ही तो वहां काम कर रहे हैं, इनके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्यों काम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल एंड दैट इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 67। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, देखिए भाई पॉलिटी का क्वेश्चन है और बोल बोल के अब मेरा मुंह दर्द करने लगा, 1-2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूं, ठीक है, तब तक आप ये स्टेटमेंट पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 68 क्वेश्चन नंबर 68 तक हम लोग पहुंच गए हैं और इसमें हम 75 तक करेंगे, तो चलिए जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ ये तो बिल्कुल सही है कि जो संघीय मंत्री होते हैं भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ये तो ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, ये ठीक है। अब यहाँ पे जब तीनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3,
तो सही आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, लेकिन एक्चुअल में यहां पे डी इज द राइट आंसर नहीं है, डी गलत है, सही आंसर है बी, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, अब 2 एंड 3 ओनली यानी कि 1 सही नहीं है। 1 सही क्यों नहीं है? स्टेटमेंट नंबर 1 को पढ़िए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है पार्लियामेंट, लेकिन एक्चुअल में भारत के संविधान में वर्ड पार्लियामेंट नहीं यूज हुआ। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दैट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 75 में स्पेसिफिकली ये मेंशन हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा के लिए, और यूनियन मिनिस्टर जो होंगे दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट्स है ना, ये आर्टिकल नंबर 75 में मेंशन किए गए, और जो 75 है वहां पे पार्लियामेंट नहीं यूज हुआ है, वहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है? लोकसभा। तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है आर्टिकल 78 में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो आर्टिकल्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 75 और 78। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन क्यों है? देखो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 सही है, ये तो ठीक है, तो या तो ऑप्शन बी सही होगा या डी सही होगा। लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो याद करते हैं कुछ या पॉलिटी पढ़ते हैं, तो यही क्या कहते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट में। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग पार्लियामेंट ही बोल देते हैं कि संसद के प्रति उत्तरदायी है, मंत्री परिषद जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, और वही हमारी आदत बनी हुई होती है। हमें ध्यान ही नहीं रहता कि वो संसद के प्रति नहीं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और लोकसभा क्या है? संसद का सिर्फ एक पार्ट है। तो ये बहुत ही टेक्निकल चीज हो गई, और जिनकी अच्छी भी तैयारी हो उनसे भी ये गलती हो सकती है। अब ये तो क्या ना कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठ के इस तरह से पेपर सॉल्व करना, जब यूपीएससी ने अपना सोल्यूशन दे दिया है, ये बता दिया है कि उसने किसे सही माना किसे गलत माना, तब ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन दरअसल टफ है। और टफ इसलिए भी है क्योंकि ऑप्शंस भी वैसे ही दे दिए हैं। कई बार तो होता है ना एलिमिनेशन कर करके, जहां पे कोई डाइसी क्वेश्चन होता है, लगता है कि किसी ऑप्शन में हम ठीक, किसी क्वेश्चन में हम किसी ऑप्शन के बारे में श्योर नहीं है तो एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो भी ऑप्शन बी ही दिया हुआ ना, 2 एंड 3 ओनली भी दिया हुआ, यानी कि अगर आप इसको हटा भी देते हैं तो मतलब अगर आप इसको सही मान लेते हैं तो 1 2 3 हो जाएगा, और इसको आप सही नहीं मान दें तो 2 एंड 3 ओनली तो हो ही जाता। तो इस वजह से कंफ्यूजन हो सकती है, और ये एक मेरे हिसाब से ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बस यहाँ से आप यही सबक ले सकते हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है, आगे से इनके प्रति सावधान रहना है। तो लेक्चर की लेंथ काफी लंबी होती जा रही है, चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं इसको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में है, और 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, पता नहीं। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पता नहीं। Constitution of India prescribes that panchayats should be assigned the task of preparation of plans for economic development, social justice, पता नहीं। ठीक है, पता नहीं का मतलब ये है कि अब हम यहाँ से एलिमिनेशन के तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो अब स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 जो है ना, ये बहुत ही जेनरिक किस्म के स्टेटमेंट हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है। वैसे देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, एनडीसी के बारे में, एनडीसी। लेकिन अब एनडीसी रही नहीं, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो होता था अब ये रहा नहीं, अब तो आ गया है नीति आयोग। ठीक है, तो जब नीति आयोग आया है तो हमें क्वेश्चंस नीति आयोग के हिसाब से पढ़ने चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और प्लानिंग कमीशन के बारे में हमें अब ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, ये स्टेटमेंट जो है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ये गलत है। ये इसका ऑर्गन नहीं है, ये एक एडवाइजरी बॉडी। अभी मैं आपको बताता हूं, एक्सप्लेनेशन आगे दिखाता हूं। स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 ये बहुत ही जेनरिक किस्म का स्टेटमेंट है। ठीक है, जेनरिक है और को रिलेटेड भी है। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर। जैसे ही आप 1 को एलिमिनेट करोगे वैसे ही क्या आ जाएगा आपको? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इट इज लिस्टेड एज एन एडवाइजरी बॉडी टू दी प्लानिंग कमीशन। ठीक है,
प्लानिंग कमीशन को ये एडवाइस करती है। अब प्लानिंग कमीशन को एडवाइस करती है तो आपको ये लग सकता है कि ये तो प्लानिंग कमीशन के अंडर में होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये दरअसल प्लानिंग कमीशन जो है ना, ये एनडीसी को रिपोर्ट करती थी। ठीक है, अपनी जो रिपोर्ट होती थी वो एनडीसी को देती थी। एनडीसी यूज्ड टू एडवाइस प्लानिंग कमीशन एंड इट इंक्लूडेड ऑल द सीएम्स एंड यूनियन मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये जो था स्टेटमेंट नंबर 1, ये गलत था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो प्लानिंग कमीशन का पार्ट नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 1 हट गया तो क्या बचा? 2 and 3 ओनली। ये हो गया 69। आपको अब एनडीसी और प्लानिंग कमीशन के बारे में ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ये अब बीते जमाने की चीजें हो गई। अब आप नीति आयोग पढ़िए। ठीक है, बाकी 2 and 3 बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन, जेनरिक स्टेटमेंट्स हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट, चेयर का मतलब होता है वाइस प्रेसिडेंट, और डिप्टी चेयरमैन। तीसरा क्या? दूसरा, व्हाइल नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दे हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। देखो, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना राज्यसभा के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं देते हैं। वोट क्यों नहीं देते हैं? वोट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनको प्रेसिडेंट ही तो नॉमिनेट करता है। ठीक है, प्रेज नॉमिनेट्स। अब जिनको, मान लीजिए कि किसी को मैं नॉमिनेट करूं और वही आके मेरे लिए या मेरे अगेंस्ट वोट दे, तो यहां तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 सही है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनको वोटिंग राइट होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। ये गलत है। जो चेयरमैन होते हैं यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये उस हाउस का हिस्सा नहीं होते। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वो उससे अलग होते हैं। लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के ही कोई सदस्य होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया, 2 सही है। सही आंसर क्या हो गया? बी ओनली। ये करेक्ट ही पूछा है ना? हाँ, करेक्ट पूछा है। सो बी, दैट इज 2 ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, 70 हो गया। अब चलते हैं आगे। 71, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 क्वेश्चन, फटाफट इसको निपटा देते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के बारे में ये क्वेश्चन है। देखिए, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि जिसे बोलते हैं शॉर्ट में नालसा। ठीक है, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, हिंदी में ये दिया हुआ, पढ़िए। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपीटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। दूसरा स्टेटमेंट, it issues guidelines to the for the state legal service authorities to implement the legal programs and schemes throughout the country। देखो, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये बहुत ही जेनरिक किस्म के स्टेटमेंट है। जब आप नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर का है, लीगल सर्विसेज विधिक सेवाओं से संबंधित कुछ है, जो अब आप ये पता चल जाएगा कि हाँ राष्ट्रीय स्तर की कोई संस्था है जो विधिक सेवाओं से संबंधित कोई काम करते हैं, तो आप समझेंगे कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 बहुत ही जेनरिक किस्म के स्टेटमेंट है। क्या है? जेनरिक है, जेनरिक स्टेटमेंट है और ये सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज बोथ 1 and 2। ये सारे टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी लॉजिक नहीं लगाना है। रिलेटेड टॉपिक्स, रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं और जेनरिक है, आप इनको सही मान लीजिए। हालांकि जब आप नालसा वाला टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि जब पॉलिटी के अपने बुक में आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। कुछ भी इसमें ऐसा खास नहीं है। मतलब मैं तो इस पे एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड भी नहीं लगाया हूँ। मुझे लगता है कि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ही नहीं। 72, ठीक है, बहुत ही नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। जब थंडर स्टॉर्म आता है, ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काईज इज प्रोड्यूस्ड बाय। देखो, थंडर स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तलित झंझा। मतलब हिंदी में शब्द कितने खतरनाक खतरनाक है। तलित झंझा। तलित झंझा के दौरान आकाश में तलित यानी कि जो थंडर आता है। अब देखो, मैं बहुत आसान शब्दों में, आम बोलचाल की भाषा में आपको बता देता हूँ कि जब चक्रवात आता है या तलित झंझा आता है तो वहां पे जो थंडर होता है, जो बिजली जो वो कड़कते हैं ना, आवाज जो आता है, वो आवाज कैसे प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए। मीटिंग ऑफ द क्यूमुलो नंबर्स क्लाउड्स इन द स्काई, पता नहीं।
लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड्स, पता नहीं। वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर एंड वाटर पार्टिकल्स। अब देखो यहाँ पे ना दो वर्ड्स यूज हुए, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स और निम्बस क्लाउड्स, और बाकी ये तो वाटर पार्टिकल की बात हो ही रही है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ये क्वेश्चन बहुत प्योरली नॉलेज बेस्ड है। यानी कि अगर आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा है, आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस इसमें अच्छी चीज क्या है कि ये रिपीटेड टॉपिक है, ठीक है, ये रिपीटेड टॉपिक है। क्लाउड्स, जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो क्लाइमेटोलॉजी में क्लाउड वाला टॉपिक पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए, टाइप्स ऑफ क्लाउड, अलग अलग टाइप के क्लाउड होते हैं। इन क्लाउड की लोकेशन अलग अलग होती है, इनका शेप भी अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे ये एक टाइप का क्लाउड है, क्यूमुलोनिम्बस है, सर्कोक्यूमुलस है, निम्बोस्ट्रेटस है। तो इनकी ये किस हाइट पे बनते हैं, इनका शेप क्या क्या होता है, इस बेसिस पे ये अलग अलग क्लाउड्स होते हैं। और इन क्लाउड्स के बारे में हर बार सवाल आते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थंडर के बारे में है, कि वो जो तलित झंझा होता है या जो थंडर स्टॉर्म होता है, उसमें जो आवाज आती है, साउंड आती है, वो क्यों होती है। तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। जब आप ये तीनों पढ़ते हैं तो ये जो आवाज आती है ना, उन तीनों में से किसी की वजह से नहीं होती। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हुआ है, ठीक है, कि जो साउंड होता है ना, थंडर स्टॉर्म्स रिजल्ट फ्रॉम द रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर। दे दो, यहाँ पे क्या हुआ है, वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर एंड वाटर पार्टिकल। इसकी वजह से ना ये थंडर स्टॉर्म तो होता है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट जो होता है उसकी वजह से थंडर स्टॉर्म होता है, लेकिन वो जो आवाज आती है ना, आवाज उसकी वजह से नहीं होती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी हो जाता है गलत, और 1 और 2 तो गलत था ही। सही आंसर क्या हो गया, डी, दैट इज नन ऑफ द अबव प्रोड्यूसर्स द थंडर। क्वेश्चन ये था स्टेटमेंट नंबर 2। ये क्लाउड के बारे में आप देख लीजिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं, और आपको क्या करना है, ऐसे टॉपिक्स आपको तैयार कर लेने हैं। कुछ इमेजेस ऐसी भी हैं जो कॉपीराइट वाली हैं, तो यही डर लगा रहता है कि कोई कॉपीराइट ना आ जाए, इसीलिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं मिलते ही। बहरहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। देखो, ये भी ना ऐसा टॉपिक है जिसपे बार बार सवाल पूछा जाता है। क्या सवाल आता है, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ट्राइब्स, ठीक है, यहाँ पे 4 ट्राइब्स के नाम दिए हुए हैं, लिम्बू, काबरी, डोंगरिया एंड बोंडा, और 4 स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। लिम्बू सिक्किम में पाया जाता है, हाँ, लिम्बू सिक्किम में होता है। काबरी कहाँ पे पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में? नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। अभी बताते हैं कहाँ पाई जाती है। ये पाई जाती है असम में, ठीक है। डोंगरिया कोंद क्या उड़ीसा में पाई जाती है? हाँ, उड़ीसा में पाई जाती है। बोंड क्या तमिलनाडु में पाई जाती है? नहीं, बोंड तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है। ये भी पाई जाती है उड़ीसा में, ठीक है। लिम्बू सिक्किम, हाँ ये ठीक है। काबरी हिमाचल प्रदेश, नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। डोंगरिया कोंद उड़ीसा में पाई जाती है, और बोंडा तमिलनाडु में नहीं, उड़ीसा में पाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो गया, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, जितनी सारी जनजातियां हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उन पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके लिए 2 चीजें, एक तो पीवाईक्यूज, जिन भी ट्राइब्स के बारे में एक बार पूछ लिया गया है उनके बारे में आप ठीक से तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे जो सही है उनके बारे में तो आपको ध्यान रखना है, जो गलत है वो भी। जैसे कि बोंडा उड़ीसा में पाई जाती है, और ये काबरी असम में पाई जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार इसी ऑप्शन पे कोई क्वेश्चन पूछ ले। दूसरी चीज कि ये सारी जो ट्राइब्स है ना, इसमें से कम 3 ट्राइब्स ऐसी हैं जो न्यूज में थी। ये देखिए, ये लिम्बू, कार्बी और डोंगरिया कांत, ये तीनों ही जनजातियां न्यूज में थी। तो ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स को ठीक से तैयार करना है। अगर ये जनजातियां न्यूज में थी तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। इसके अलावा पीवाईक्यूज को भी देख लेना है कि पहले के सालों में कौन से ट्राइब्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 73। इसमें और कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको याद कर लेना है कि कहाँ पे कौन सी ट्राइब पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। अच्छा, परिसंपत्तियों की तरलता या लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आप कितनी आसानी से बेच या खरीद सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास एक
नोट है 100 रुपए का और मुझे एक पेन खरीदना है, ठीक है। अब पेन खरीदना है तो मैंने आपको 100 रुपए दे दिए, आपने मुझे पेन दे दिया। लेकिन अब सोचो कि मेरे पास ये फोन है, ठीक है, ये फोन है, मैं आपसे कहूंगी यार मुझे ना पेन दे दो, उस पेन की कीमत 10,000 रुपए और मेरे फोन की कीमत भी 10,000 रुपए। तो हो सकता है कि आप मुझे पेन ना दें, क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है फोन की जरूरत ही ना हो, आपको किसी और चीज की जरूरत हो। तो वो चीजें, वो एसेट्स जिनको आप तुरंत एक्सचेंज कर सकते हैं, जिन्हें आप एक हैंड से दूसरे हैंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, उन्हें लिक्विड एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा एसेट कितना लिक्विड है उसकी भी अपनी डिग्री होती है, और यहाँ पे भी वही सवाल पूछा गया है, कौन सा, कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स, करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि तरलता का जो घटता हुआ क्रम है उसमें इसको अरेंज कीजिए। तो सबसे ज्यादा लिक्विड तो ऑब्वियस सी बात है करेंसी ही होगी, करेंसी यानी कि आपके हाथ में नोट है, इससे ज्यादा लिक्विड कुछ नहीं है। तो जो सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा? 4। ऐसे 4 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो जहां सबसे पहला 4 है उसको पिक कर लो, बाकी दोनों को हटा दो, ये हट गया और ये हट गया, ठीक है, गया। अब बचा अगले क्या है? 4 3, यहां पे है 4 1, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, और 1 क्या है? 4 3, सेविंग डिपॉजिट्स विद द बैंक। अब इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन तो हो सकती है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डीडी, ठीक है, जो डीडी बनवाते हैं ना। और जो टाइम डिपॉजिट होता है ये क्या है? एफडी। और सेविंग्स तो ये सेविंग्स ही है। अब देखो 4 के बाद दूसरा सबसे ज्यादा लिक्विड डिमांड डिपॉजिट है या सेविंग्स, यानी कि बैंक में आपने जो पैसे जमा कर रखे हैं वो ज्यादा लिक्विड है या डिमांड डिपॉजिट है। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं, वापस आते हैं ना। इसमें सबसे लास्ट में क्या है? 1, और इसमें सबसे लास्ट में क्या है? 2। 1 का मतलब क्या हुआ? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब, मान लीजिए कि मेरे पास, मैंने किसी बैंक में जाकर के पैसा जमा किया, डिमांड और उसके बदले बैंक ने मुझे डीडी दे दिया। अब वही डीडी मैं दूसरी जगह पे जाकर के जमा कर सकता हूं, तो ये तो लिक्विड है ही है, इसमें तो तरलता है ही है। लेकिन अगर आप 2 को देखें, टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट का मतलब एफडी। अब अगर आपको डीडी और एफडी में ज्यादा लिक्विड देखना हो तो सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होगा? मतलब 1 जो है वो 4 के 1 जो है वो 2 के पहले आएगा, है, ठीक है। अब 1 यहां पे क्या, यहां 2 सबसे लास्ट में आ रहा है, यहां पे 1 सबसे लास्ट में आ रहा है, ये क्लियर हो रही है चीज? तो 1 जो है वो सबसे लास्ट में नहीं आएगा, 1 जो है वो कम से कम 2 के पहले तो आएगा ही। और यही एक ऐसा ऑप्शन बचता है जहां पे 1 2 के पहले आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया? 4, यानी कि सबसे पहले आएगी करेंसी, उसके बाद 1 यानी कि डिमांड डिपॉजिट, फिर आएगा 3 यानी कि सेविंग डिपॉजिट, फिर आएगा 2 यानी कि टाइम डिपॉजिट। तो सही आंसर क्या हो गया? 4 1 3 2। यही सेम चीज हिंदी में दी हुई है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। अब आप अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक भी कर लीजिएगा, या इसको पढ़ना हो तो पॉज करके देख लीजिएगा। अब मैं इसको हटा देता हूं जिससे कि आप आराम से पढ़ सके, साफ साफ देख सकें, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। सही आंसर क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर। तो 74 हो गया। अब चलते हैं 75 में। ये एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये इकोनॉमी का मैं इसको इजी क्वेश्चन मानता हूं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और हर पेपर में मैं बार बार यही बोलता हूं कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। 75 क्वेश्चन भी इकोनॉमी का ही है और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है? यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस या खुला बाजार प्रचालन का मतलब क्या होता है? अब देखो इजी क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है ना, कि जो आरबीआई है वो लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। इसके पहले भी देखो हम लोगों ने लिक्विडिटी वाला ही क्वेश्चन देखा है, ठीक है। लिक्विडिटी की ही बात हो रही है ना यहाँ पे, लिक्विडिटी, यही इसी लिक्विडिटी की यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि तरलता को एडजस्ट करने के लिए, कि मार्केट में कितने पैसे हैं उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ ऑपरेशंस करता है, कुछ काम करता है, उसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब लिक्विडिटी की एडजस्टमेंट क्या है? मान लीजिए कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, मार्केट में पैसा ज्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, तो उससे महंगाई बढ़ने का डर रहता है और तमाम किस्म की चीजें होती हैं। तो आरबीआई क्या करती है ना, उस पैसे को अपने पास खींचती है। अब अपने पास खींचने कैसे खींचेगी भाई? बॉन्ड जारी कर देगी, ब्याज दरें बढ़ा देगी, इस तरह के कई सारे काम आरबीआई करती है, ठीक है।
इसी तरह से अगर मार्केट में पैसा कम है तो आरबीआई क्या करेगी, मार्केट में पैसा पंप करेगी। पंप करने के फिर अपने तरीके हैं, ब्याज दर कम कर देगी, या जो बॉन्ड आरबीआई ने बेच रखे हैं उसको खरीदने लगेगी। यानी कि भाई आरबीआई ने किसी को बॉन्ड दे रखा है तो वो बॉन्ड वापस ले लेगी और उसके बदले पैसे वापस दे देगी, तो मार्केट में पैसा चला जाएगा। तो इसी तरह से कई सारे काम आरबीआई करती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत, और उन सबका पर्पस क्या होता है, लिक्विडिटी को या तरलता को एडजस्ट करना। तो यहां पे यही बात पूछी जा रही है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, बोरोइंग बाय शेड्यूल्ड बैंक्स फ्रॉम आरबीआई। नहीं, ये गलत है। जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स का मतलब जैसे आरबीआई ले लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, कैनरा बैंक ले लीजिए, एक्सिस बैंक, यस बैंक, ये लोग जो आरबीआई से पैसे लेते हैं वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत नहीं आती है। ये तो सिंपल बोरोइंग है, ठीक है, ये बोरोइंग ही है, ठीक है। लेंडिंग बाय कॉमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड्स, नहीं, ये तो सिंपल लेंडिंग है। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो इंडस्ट्री को या ट्रेड को किसी को पैसे देते हैं तो सिंपल लेंडिंग है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, हाँ ये सही है। नन ऑफ द अबव तो हटा ही दीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं उनकी सेल एंड परचेज, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगी, पैसे को पंप करेगी, यानी कि वो सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स बेचेगी और पैसा मतलब वापस विड्रॉ करेगी। अगर मार्केट में पैसे की जरूरत है, पैसा ज्यादा हो गया है, तो अपने बॉन्ड्स को मार्केट में ले जाएगी, पैसा वापस कर लेगी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 75। हो सकता है कि ये क्वेश्चन नंबर 75 बोलने में मैं थोड़ा सा फंबल कर गया, इधर का उधर बोल दिया, तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा किनारे कहीं लिखने की जगह, हाँ यहाँ पे ठीक है। देखो, अब अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है, ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा होने का मतलब यह है कि पैसे ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगी, इसको खींचेगी और बॉन्ड को बेचेगी, ठीक है। जो सिक्योरिटीज आरबीआई पहले से ले रखी है या बॉन्ड्स उसने ले रखे हैं, ये मार्केट में विड्रॉ करेगी और लिक्विडिटी को या पैसे को मार्केट से घटाएगी, और इसी के तहत जब लिक्विडिटी कम होगी तो ये इससे उल्टा काम करेगी, ठीक है। इसके पहले मैं बोल रहा था तो शायद मैं उल्टा बोल गया था, फंबल कर गया था, लेकिन ये जो सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये ऐसे ही काम करती है। ये इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। किसी ने अगर सिंपल से भी इकोनॉमी पढ़ रखी है, बेसिक्स क्लियर है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। और मेरी ये बात सुन के आपको शायद इरिटेशन होने लगी होगी, मैं बार बार यही कहता हूँ कि सिंपल इजी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, क्वेश्चन सिंपल है तो फिर सिंपल ही बोलूंगा ना, उसको टफ थोड़ी बोल सकता हूँ। और इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो ज़्यादातर लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं वो इसीलिए लगते हैं क्योंकि लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है आपकी तैयारी में, ज्योग्राफी और इकोनॉमी ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहरहाल एक बार ये हमारा लेक्चर नंबर 3 अभी कंप्लीट हो गया है। हमने क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 तक देख लिया है। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे 76 से लेकर के 100 तक। कोशिश करेंगे कि रेगुलरली ये वीडियोस आती रहें, बीच बीच में काफ़ी गैप हो जा रहा है फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे कि आ जाए। बट इस बात की एश्योरेंस दे रहे हैं कि जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स से कम 15 दिन पहले तो आपके सारे जो PYQs हैं वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा 2024 तक। बहरहाल इस पूरे लेक्चर में इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।